वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। इस अंक में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण की जो संविधान सभा की प्रक्रिया थी उसी को हम लोग आगे बढ़ के पढ़ने चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान जब निर्मित हो जाता है तब उसको लागू लागू करने की प्रक्रिया क्या थी, और जब ये लागू की जा रही थी उस समय हमारे लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, फैक्ट या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इवेंट आते हैं, इन्हीं को हम लोगों को देखना है। मुख्य बिंदु आज के होंगे संविधान की स्वीकृति जो संविधान सभा के द्वारा दी गई, दूसरा है संविधान सभा की अंतिम बैठक, फिर तीसरा पॉइंट है संविधान का लागू होना, कौन सी परिस्थिति में क्या कंडीशन था, फिर अंतिम जो बिंदु होगा हम लोगों का वो गणतंत्र व्यवस्था, या हम लोग जब गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो गणतंत्र व्यवस्था क्या है, राजतंत्र से इसका एक विभाग, एक तरह से कहा जाए कि विरोध कैसा होता है, या फिर लोकतंत्र के कौन कौन से रूप होते हैं, यहाँ पे क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, इन्हीं को देखना है। आइए देखते हैं। पहला है संविधान की स्वीकृति। हम लोगों ने पिछले अंक में, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि हमारे यहाँ का जो संविधान सभा थी, यह संविधान सभा ही हमारा संविधान निर्मित कर रही थी। 389 सदस्यीय संविधान सभा विभिन्न कृत्यों के लिए, अपने टीम वर्क के लिए विभिन्न समितियों का गठन की थी, और उस समितियों ने विभिन्न काम किए और सारे काम संविधान सभा के अध्यक्ष के सम्मुख रखे जाते थे रिपोर्ट के रूप में, और उस पर चर्चा होती थी। इस चर्चा को जब हम लोग देखते हैं तो इस चर्चा के लिए 3 बार ऐसी व्यवस्थाएं की गई, या 3 बार कई दिनों तक बृहद स्तर पर चर्चा की गई। इसी को वाचन कहा जाता है। वाचन का मतलब हो गया चर्चा करके, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति देना। संशोधन है तो संशोधन करना, यदि हटाने वाले कोई पॉइंट हो तो हटा देना। तो ये वाचन है। इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा वाचन, 3 वाचन इस संविधान के हुए थे। जो तीसरा वाचन है वह तीसरा वाचन 17 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संपन्न हुआ। और संविधान सभा के जो सदस्य उस समय उपस्थित थे उन लोगों ने इसी वाचन के अंतर्गत संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अंतिम बार चर्चा की थी, यानी अंतिम वाचन यही था। और अंततः तीसरे वाचन के इस अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा के द्वारा पूर्ण रूप से बन करके हमारे सम्मुख आ गया था। और इसी दिन तत्काल प्रभाव से हमारे यहाँ संविधान सभा के द्वारा इस तृतीय वाचन के 26 नवंबर 1949 को ही तत्काल प्रभाव से संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इसमें क्या हुआ कि लगभग 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। अब ये 15 अनुच्छेदों में संघीय प्रवृत्ति के कुछ पॉइंट थे, बिंदु थे, और फिर नागरिकता और अन्य सुरक्षा से संबंधित कुछ बिंदु थे जिनको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यह संविधान में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे बढ़ के कि जो संविधान हमारा ये बन के तैयार हुआ, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु 3 आते हैं कि इस संविधान में 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद थे मूल संविधान में, आज भी हैं। हालांकि इसके उप अनुच्छेदों की संख्या मिलकर के 450 से ज्यादा बताई जा रही है, और 22 इसके भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। इस तरह से हमारे संविधान जो मूल रूप से बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसमें 395 अनुच्छेद, और इन्हीं 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। 22 जो भाग थे, यह भाग बढ़ करके, उपभाग बढ़ करके यह अभी 25 हो गए हैं।
और इस तरह से यह 22 भागों को भी उस समय संविधान में समाहित किया गया था। और संविधान में आज अनुसूचियों की संख्या भले ही 12 है, किंतु उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो ये सब जानते रहिएगा, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि पॉइंट ही हम लोगों का यही है। तो संविधान की स्वीकृति यहीं पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने दी थी। और आप जानते रहिएगा कि इसी वाचन में, यानी अंतिम बार, सबसे बाद में अंतिम बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकृति दी गई, प्रस्तावना को स्वीकृति दी गई थी। तो इस तरह से यह भारतीय संविधान का जो प्रारंभिक गतिविधियां थी, लागू होने का कंडीशन था, तो तीसरे वाचन में जो 26 नवंबर से 1949 से ये 1949 था, उसी तिथि को ये सारी कंडीशन लागू की गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की यह आखिरी बैठक थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, वह बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हालांकि कुछ किताबों में इसे अंतिम बैठक नहीं माना जाता है। यदि कुल बैठकों की संख्या माना जाए कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो माना जाता है 11, कई जगह इसे 12 कहा जाता है। इसी आखिरी बैठक को लोग कई जगह नहीं मानते हैं, तो 11 ही मानते हैं, लेकिन कई किताबें इसको देती हैं। वैलिड यही है कि यह 12वां अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950 को। इस तिथि को हमारे यहाँ 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, यह आपको जानना चाहिए। पहला जो काम था वो यह था कि हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ चुके होंगे कि यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे। इन्हीं को संविधान सभा ने इस समय इस तिथि को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। इस तरह से यदि कहा जाए तो भारत का पहला राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था जनता के द्वारा। जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ऑर्डर क्रम है, उसके अनुसार यह नियुक्त नहीं हुए थे, मनोनीत थे। फिर अगली बार यह इनका चयन भी हुआ था, यह वैलिड जो विधि थी उसके अनुसार यह निर्वाचित भी हुए थे। तो ये कंडीशन हुआ। दूसरा यह था कि हमारे यहाँ राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत, इन दोनों को स्वीकृति दी गई। राष्ट्रगान क्या है आप जानते होंगे कि राष्ट्रगान के लेखक हमारे यहाँ रचनाकार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। उन्होंने ही जनगण मन अधिनायक जय है, जो सेंटेंस है जो आप पढ़े होंगे, वही राष्ट्रगान है। वो पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी इनकी रचना की थी और इसको अंगीकृत किया गया। अगला जो है राष्ट्रगीत है, यह भी आप लोग पढ़े होंगे, वंदे मातरम। यह जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसको भी इसी तिथि को अंगीकृत किया गया या स्वीकृति दी गई भारत के इस संविधान सभा। आप जानते होंगे कि पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया था, जो जन गण मन राष्ट्रगान है हम लोगों का, यह गाया गया था 1911 में। और यह था कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में। वहीं पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया हुआ था। फिर इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रगीत के बारे में, तो 1896 में जब कलकत्ता में ही अधिवेशन हो रहे थे, तब फिर से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चूंकि इससे पहले हुआ था, सॉरी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम उनकी रचना नहीं है, यह रचना है यहाँ पर हम लोग देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, लेकिन यह नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने वंदे मातरम का गायन हुआ था 1896 में कलकत्ता में।
यह वंदे मातरम और यह जो जनगण मन अधिनायक है, जो हम लोगों का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, यह दोनों को गाने में समय निर्धारित है, इसका 52 सेकेंड। और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि वंदे मातरम को कितने टाइम में, कितने समय में, कितने ड्यूरेशन में गाया जाता है। तो यह एक तरह से हम लोगों की स्थिति है संविधान की स्वीकृति के समय की। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अभी बताया गया है कि इसकी जो बैठक है, अंतिम बैठक, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस बैठक में ये गतिविधियां हुई थी, इसको हम लोग देख चुके हैं या देख रहे हैं। फिर आगे यदि हम लोग बढ़ के देखें यहीं पर कि संविधान सभा का जो लागू होने की प्रक्रिया थी वो क्या थी। अभी देखा है हम लोगों ने कि यह संविधान, हम भारत को स्वतंत्रता कब मिला? 15 अगस्त 1947। हम लोगों का जो टाइमिंग है स्वतंत्र होने की, वो 15 अगस्त 1947 है। वहीं पैरेलल यदि हम लोग देखें, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, ऐसा माना जाता है। चूंकि प्रक्रिया देश दोनों संघ एक ही था, दोनों को विभाजित करके अलग अलग दो राष्ट्र या दो देश बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस गतिविधि में पाकिस्तान का 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त का आना, इसके पीछे कई तथ्य हैं। क्यों एक ही देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, दो हिस्सों में बन करके, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो क्यों दोनों का स्वतंत्रता दिवस अलग अलग होता है? तो इसका वजह है, कई आधार दिए जाते हैं। कई जगह बताया गया है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग करके स्वतंत्र कर दिया गया, अगले दिन भारत को स्वतंत्र किया गया था 15 अगस्त को। इसके कुछ साइंटिफिक आधार भी हैं। अगर हम लोग भारत को देखें और पाकिस्तान को देखें, तो दोनों की स्थिति या दोनों का जो ड्यूरेशन है, जो इस स्थिति है, लोकेशन है, वो अलग अलग है। आप मैप पर देख रहे होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों का जो टाइम जोन है, जिससे टाइम को एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे एक मानक बना करके पूरे देश में एक ही टाइम जोन रखा जाता है, वो दोनों का अलग अलग है। अगर हम लोग विश्व के टाइम जोन की बात करें तो वो लंदन में है, क्योंकि इसी आधार पे हम लोग समझ सकते हैं, लंदन में है। और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर गुजरता है लंदन में। यह जो 0 डिग्री लंदन से गुजरता है, तो लंदन में एक प्लेस है, एक जगह, स्थान का नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, यह ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर जाता है। और पूरे विश्व का जो मानक है, चूंकि देशांतर आप पढ़े होंगे, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, 360 होते हैं, जो हम लोग का 0 से लेकर के 360 होते हैं। तो ये जो 0 है, वहीं पर हम लोगों का यह देशांतर की बात रही, वहीं से पूरे विश्व का जो टाइम जोन है वो निर्धारित होता है। तो विश्व का टाइम जोन कहाँ है? लंदन में, ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी है, और वहीं पे ग्रीनविच है, वहीं से निर्धारित होता है। इससे पूर्व की तरफ भारत और पाकिस्तान या एशिया है, ऐसा माना जाता है, हालांकि पृथ्वी गोल है, तो इसके पूर्व की तरफ है। तो यहां से हम लोग जब गिनते हैं, तो भारत का जो टाइम जोन है, भारत चूंकि पूर्व में है, तो उसका जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। और यहां पर और यहां के बीच में हर एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। मतलब एक है, फिर 2 देशांतर पर जाएंगे, अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे 12 बज करके 4 मिनट हो जाएगा, मतलब 4-4 मिनट का एवरेज अंतर आता है। तो 0 डिग्री और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, पूर्वी देशांतर है। और यह कहां से जाता है जानते होंगे आप लोग? नैनी प्रयागराज, मतलब जिसे हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, प्रयागराज में नैनी एक स्थल है, वहीं से ये जाता है। काल्पनिक रेखाएं हैं, दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे माना जाता है, तो इनके बीच में जो टाइम का अंतर है वो है कितना? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा भारत और विश्व का जो मानक समय, उसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। यानी मानक समय के रूप में लंदन में 12 बज रहे होंगे रात को, तो भारत में सुबह 5:30 बज रहे होंगे। ये अंतर है, मतलब भारत उसे 5.5 घंटा आगे रहता है, प्लस रहता है। जानते रहिएगा, बहुत प्रश्न पूछा गया है। जबकि अगर मैप में देखें भारत को, तो भारत के पश्चिम में हम लोगों का पाकिस्तान है।
तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो टाइम जोन है उसके अनुसार इस मानक समय और पाकिस्तान के बीच में 5 घंटे का अंतर होता है। यानी 5 घंटा पाकिस्तान के सब मानक समय और इस ग्रीनविच या विश्व के मानक समय में अंतर होता है। रात के 12 बज रहे हो यदि लंदन में, तो पाकिस्तान में उस समय सुबह के 5 बज रहे होंगे, जबकि भारत में 5:30 हो रहे होंगे। तो ठीक से देखें यदि हम लोग इस कैटेगरी को, कंडीशन को, तो यह स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि विश्व का मानक समय जो 0 डिग्री है 12 बज रहा होगा, तो पाकिस्तान में सुबह के 5 बज रहे होंगे, जबकि इंडिया की चर्चा करें तो यह 5:30 या 5:30 हो रहा होगा। तो ये कंडीशन है। अगर इन दोनों के बीच में तुलना करें तो 5, 5:30 आधे घंटे का अंतर है। तो टाइम जोन का अंतर है। ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटेन में जब यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1947 जो पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह गतिविधि करते करते वहां पर शाम का टाइम हो गया था, 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो वहां से 5 घंटे जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और इसके कंडीशन में आ रहा है, और यहाँ पे 11:30। तो वह प्रक्रिया भारत में लागू होते होते यह स्वतंत्रता अधिनियम पाकिस्तान में 11:30 बजे की रात हुई थी, जबकि आधे घंटे भारत में ज्यादा थे, तो वह 12 बज चुके थे। तो यह भी आधार दिया जाता है मानक समय के हिसाब से भी, हालांकि इस पे भी कुछ विवाद जरूर है, देखा जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 11:30 का मतलब 14 अगस्त की रात, 11:30 तो 14 अगस्त ही होगा। हम लोग आज भी देखते हैं जो 12 बजता है अगला दिन मान लिया जाता है। हमारे घड़ी और मोबाइल की विभिन्न गतिविधियां अगला तिथि दिखाती है, तो यहीं से 14 और ये 15 अगस्त माना जाता है। हालांकि बहुत इस पे अन्य तथ्य भी आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन है। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है संविधान का यदि लागू होने की प्रक्रिया। हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस तो उन्होंने ऐसा बनाया और ऐसा कंडीशन हुआ, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद से स्वतंत्र होना और गणतंत्र होना, ये दोनों में अंतर है। अभी हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र हुए 1947 में और गणतंत्र में हम लोग कन्वर्ट हुए 1950 में। लगभग टाइमिंग है, 2-2.5 साल की टाइमिंग है। तो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम लोगों ने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किए, जबकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बना और आंशिक रूप से लागू हो गया। तो क्यों ना इसी तिथि को लागू कर दिया जाता संविधान को। क्यों यहाँ से नवंबर के बाद से हम लोग जानते हैं दिसंबर, दिसंबर के बाद से जनवरी, और नवंबर में ये 26 नवंबर की बात है। तो 26 आप देख रहे हैं, उसमें से 4-5 दिन हुआ, फिर आपका दिसंबर का 30-31 दिन हुआ, और फिर जनवरी का 26 दिन हुआ। तो लगभग 2 महीने के आसपास यह टाइमिंग को क्यों खिसकाया गया, क्यों जनवरी को लाया गया, इसी को हम लोग देखने चल रहे हैं। फिर देखेंगे यह गणतंत्र क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। तो यदि हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग भारतीय इतिहास में बैक साइड होकर के पीछे जाकर के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। इसकी जड़ें हम लोग देखेंगे 1919 की भारत शासन अधिनियम से। इस भारत शासन अधिनियम को हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे, बताया भी गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पहले और इसके बाद में भी भारत में प्रशासनिक फेरबदल के लिए या प्रशासन में कुछ रिसर्च सुधार करने के लिए, संशोधन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विभिन्न तरह के चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम जैसे टॉपिक वाइज विभिन्न तरह के यह अधिनियम आते रहे, और उसके अनुसार भारतीय प्रशासन में सुधार होता रहा, या यूं कहेंगे कि बदलाव होता रहा।
तो उसी क्रम में हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, इससे बाद में भी देखे हैं। एक टाइम आया भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि यह जब अधिनियम भारत में लागू होगा, जब प्रशासनिक फेरबदल के अंतर्गत कृत्य किए जाएंगे, तो वह लागू होने के बाद से इसको चेक किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। और यह समीक्षा इसलिए की जाएगी कि इसके द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ। और यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद से जो ये समीक्षा है, यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद से होनी थी या 10 वर्ष पर होनी थी। तो यह इसके अंतर्गत प्रावधान था। इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यह शर्त था, बिंदु था। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था, पहला तो था कि यह 10 वर्ष के बाद से समीक्षा होगी, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह यह था कि यह जो समीक्षा करने वाली समिति या आयोग होगा, तो इस आयोग के जो सदस्य होंगे, इसमें से 50% भारतीय होंगे और 50% अंग्रेज होंगे। यानी ब्रिटिश शासक जो अपने यहाँ शासन कर रही थी, उनके द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी होंगे 50%। अगर 4 लोग इसमें आते हैं तो 2 लोग भारतीय और 2 लोग ब्रिटिशर्स। 20 लोग आते हैं तो 10 लोग भारतीय और 10 लोग ब्रिटिशर्स। तो ऐसे बनकर के ये टीम बननी थी, और टीम ये समीक्षा करेगी कि क्या इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था ठीक से चली है कि नहीं चली है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें सुधार करना चाहिए। तो यह कंडीशंस है। अगर हम लोग देखते हैं, दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, जो कंडीशन थी, उसके अंतर्गत वह धोखा देने का चरित्र रखती थी, और वही धोखा फिर से मिला। हम लोग अभी देखे हैं कि जो यह टाइमिंग है, यह 1919 था, तो इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो यह 1929 होगा। जाहिर सी बात है। तो इसकी समीक्षा अब कब की जानी चाहिए? 1929 में। फिर इसमें ये कहा गया है कि 50-50 का जो परसेंट का जो दायरा था, यह भी होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार, उनके यहाँ चुनाव हो रहा था, तो अपनी व्यवस्था बनाने के लिए वो यहाँ पर वो अपने समीक्षा दल को यहाँ पे नहीं भेजते हैं, बल्कि वो 1927-28 में ही वहां से एक समीक्षा के लिए एक टीम भेजते हैं। और जो ये 50-50% का या आधे आधे की जो बात की गई थी उसी अधिनियम में, तो उस अधिनियम के इस शर्त को भी उन्होंने मार दिया या खत्म कर दिया। इसमें जो टीम आई थी उसमें 100% यानी सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इस जो समीक्षा करने के लिए आयोग आया हुआ था, इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसीलिए इस आयोग को साइमन आयोग कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन एक समीक्षा आयोग था जो 1919 अधिनियम के जो व्यवस्थाएं थी उनको चेक करने के लिए आया था कि क्या इसके अंतर्गत व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, इसमें सुधार की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, इसको चलाया जाना चाहिए कि नहीं चलाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस टीम में जितने भी मेंबर थे वो सब के सब अंग्रेज थे। यह सब के सब अंग्रेज थे, गोरे लोग थे, भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। और इस तरह से खुद ब्रिटिश सरकार ने ही अपने जो अधिनियम या अपना जो कानून बनाई थी, उसी कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी। जब उन्होंने अपने ही कानून को नहीं माना तो भारतीय इससे रुष्ट हो गए। भारतीयों का कहना यह था कि एक तरह से तो तुम लोग हमारे ऊपर दासत्व को लाद दिए हो, और फिर प्रतिनिधित्व की जो एक तरह से प्रपंच या नाटक करने की व्यवस्था किए हो, उसमें भी चीटिंग कर रहे हो, उसमें भी धोखा दे रहे हो। तो हम लोग ऐसे समीक्षा आयोग को नहीं मानते हैं, हम लोग भारत में घुसने नहीं देंगे। चूंकि महात्मा गांधी का आगमन उस समय हो चुका था
और हमारे यहाँ जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने अहिंसक नीति को अपनाया और यहाँ पर साइमन गो बैक का नारा लगा। चूंकि यह संपूर्ण लोग अंग्रेज थे इसीलिए इस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आयोग। इस सर जॉन साइमन का जो आयोग था या साइमन कमीशन था, साइमन आयोग था, उसको व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आयोग के नाम से जाना गया। जब ये भारत में एंट्री करता है, एंट्री इसकी मुंबई में हुई थी, मुंबई में 3 अप्रैल 1928 को बताया जाता है एंट्री करता है वो भारत में, और वहीं से भारत में इनका विरोध चालू हो जाता है। जब इनका विरोध होता है तो विरोध बड़ा भीषण होता है, इतना भीषण कि ब्रिटिश सरकार भी थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इसी दौरान भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केन हेड। भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हेड थे। इन्होंने भारतीयों के इस विरोध को देखते हुए कमेंट किया, कहा कि तुम लोग झूठ मूठ में हमारा विरोध कर रहे हो, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हो, यह आयोग का विरोध कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई एकता नहीं है। यदि सचमुच में एकता है तो प्रशासनिक या संवैधानिक गतिविधियों को डील करने के लिए सारे दल बैठ करके एक संविधान बना करके दिखा दो तो हम लोग मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर संविधान को फॉलो करने की, संविधान को निर्मित करने की या एक साथ बैठ करके रहने की योग्यता है या क्षमता है। यह कमेंट भारतीयों के हृदय तक पहुंचा। भारतीय इससे काफी आहत हो गए और इसको भारतीयों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और अन्य विभिन्न जो अपने यहाँ उस समय दल थे उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में, इसको एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि ठीक है हम लोग ऐसा काम करते हैं। इसलिए उन लोगों ने सीधे सीधे बैठक की, सर्वदलीय बैठक की, और यह सर्वदलीय जो बैठक थी वो लखनऊ में की गई। लखनऊ वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी। यह बैठक लखनऊ में की गई और इस कंडीशन में यहाँ पे जो सर्वदलीय बैठक था, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक संविधान सभा का एक निर्माण किया जाए या संविधान को निर्मित करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाए। तो ये एक कमेटी बनी, एक समिति बनी जो 9 सदस्यीय था, जिसमें 9 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू जी थे। श्री मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसीलिए इस आयोग को या इस कमेटी को नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में यह कमेटी, यह संविधान सभा नेहरू कमेटी के नाम से जानी गई। गठित कब हुई? 1928 में। 1928 में। और इसने काफी मेहनत किया, इसके मेंबर्स ने काफी मेहनत किया और मेहनत करने के बाद से इसने एक संविधान बनाया और वह संविधान लोगों के सम्मुख आया और इसका जो रिपोर्ट आया, बताया जाता है 10 दिसंबर 1928 को, इस 10 अगस्त 1928 को इसकी रिपोर्ट आई। और जब यह रिपोर्ट आई तो ब्रिटिश सरकार के सामने भी एक चुनौती के रूप में आई। भारतीय लोगों ने फिर से सर्वदलीय बैठक किया और कहा कि आपका चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप इस संविधान को लागू करके दिखाइए यदि आपके पास क्षमता है तो। यह खुला चैलेंज था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश शासकों के लिए, किंतु ब्रिटिश शासकों ने इस पे कोई काम नहीं किया। जब कुछ दिनों तक काम नहीं हुआ तो इसके लिए बैठक हुई। हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की प्रत्येक वार्षिक बैठक दिसंबर के महीने में ही होती है। तो दिसंबर के महीने में 1928 में इसकी बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया
एक मत से कि इस संविधान को ब्रिटिश शासक लागू करें और लागू करने के लिए उनको समय दिया जाए। पहले कहा गया कि 2 वर्ष के अंदर उनको टाइम दिया जा रहा है और वो लागू करें। यह महात्मा गांधी का डिसीजन था, किंतु महात्मा गांधी के इस डिसीजन को तत्कालीन समय में जो नवयुवक वर्ग था, जो तेजी से उभर रहा था, वो 2 साल तक वेट नहीं कर सकता था। उसके अंदर वे एक तरह से काफी जन जागृति आ चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि 2 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष टाइम दिया जाए। महात्मा गांधी इनके दबाव के आगे झुकते हुए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष का टाइम हम लोग अंग्रेजों को दे रहे हैं और अंग्रेज इस संविधान को लागू करके दिखाएं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर 27-28 दिसंबर या 25 दिसंबर के आसपास यह बैठकें होती थीं और यह बैठक हुई 1928 में, दिसंबर 1928 को। तो फिर 1 साल बाद फिर से इसकी बैठक हुई दिसंबर 1929 को। और यह जो बैठक हुई थी, इस बैठक में यह 1 वर्ष का जो टाइम है वहां पर यह समाप्त हो गया था, क्योंकि जब यह समाप्त हुआ तो यह टाइमिंग 1 ही वर्ष का था, 2 वर्ष का नहीं था, समाप्त हो गया। यह बैठक कहाँ हुआ? लाहौर में। यह रावी नदी के किनारे यह कांग्रेस की बैठक हुई 1929 में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जब अंग्रेजों का दिया गया समय पूरा हो गया, समाप्त हो गया, 1 साल बीत गया, तो यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह संविधान जो बना था, यह संविधान भारतीयों को स्वायत्ता देने के लिए बना था, सारे प्रावधान थे इसमें। अब हम लोग, चूंकि ब्रिटिशर्स ने इस स्वायत्ता को नहीं माना, डोमिनियन स्टेट को नहीं माना, तो हम लोग कोई डोमिनियन स्टेट अब स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से, और वह भी पूर्ण स्वतंत्रता। और भारतीय इतिहास की यह मजबूत घटना आज भी यादगार है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। यह पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस मंच से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की चर्चा की गई थी या मांग की गई थी, तो वह 1929 का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना डिमांड्स करने के बाद से उन्होंने कहा कि हमको जो पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम लोग पूर्ण स्वराज की स्थिति में हैं, हम लोग अंग्रेजों को नहीं मान रहे हैं, हमारी खुद की सत्ता है, हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं तुम लोगों के इस जंजाल से। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार यहीं पर लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया था। और यहीं पर प्रथम बार, हालांकि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, पहली बार निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को, चूंकि दिसंबर 1929 का टाइम था, दिसंबर खत्म हो गया तो यह 1929 खत्म हो गया, अगले बार जनवरी आएगा तो 1930 ही होगा, तो यही जनवरी की कंडीशन है। उन लोगों ने चूंकि प्रक्रिया को निर्मित करने में, पूरे भारत में आज के जैसे संचार व्यवस्था नहीं थी, तो डील करने के लिए पूरे भारत के कांग्रेस की समितियों को और पूरे भारतीयों को उन्होंने लगभग 26 दिन का टाइम लिया, 25 दिन का टाइम लिया और कहा इतने के अंतर पूरे भारतीयों को हम लोग एकत्र करेंगे और 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत पहला अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अब आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो हम लोग डायरेक्टली कहते हैं कि चलो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो फिर अगले बार 15 अगस्त 1948 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। सरासर गलत है। स्वतंत्रता से पहले ही 26 जनवरी 1930 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस के नेतृत्व में। और इसके बाद से 30 के बाद से प्रत्येक वर्ष हर साल 26 जनवरी
30, 31, 32, 33 हर साल कांग्रेस चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया करती थी। तो इस तरह से हम लोग कहें तो स्वतंत्रता से पहले ही यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता हम लोग देखे हैं अभी कि यह 1947 में भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त को। अब चूंकि 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता दिवस हमारा कौन सा हुआ, 15 अगस्त। तो फिर इससे पहले जो हमारे लिए 26 जनवरी 1930 व्यवस्था थी उसको क्या किया जाए, तो कांग्रेस ने अभी जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, आंशिक रूप से लागू भी हुआ। तो इस संविधान को इसीलिए रोक करके रखा गया कि ठीक 2 महीने बाद से वह ऐतिहासिक तिथि आने वाली है जब भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिकता देने के लिए इस 26 नवंबर को पूर्ण संविधान लागू नहीं किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1930 को। जब 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया तो हमारे यहाँ भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1930 को। तो भारत स्वतंत्रता कब प्राप्त किया, 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्रता कब प्राप्त किया, 26 जनवरी 1930 को। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि यह व्यवस्था कैसी, क्यों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार भी हुआ था और आंशिक रूप से लागू भी हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, उसमें यह है कि आखिर जो बार बार हम लोग गणतंत्र की चर्चा कर रहे हैं वो गणतंत्र है क्या और यह लोकतंत्र में कैसे फिट बैठता है। तो पहले हम लोग राजतंत्र को देखते हैं, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे। राजतंत्र का क्या मतलब हुआ, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शब्दों से। एक हुआ राजा और दूसरा होता है तंत्र या सिस्टम, आप जानते होंगे। तो ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था जिसका प्रमुख राजा हो और वह वंशानुगत हो, मतलब एक राजा मरा उसके बाद से उसका पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र मरा फिर उसका पुत्र राजा बना। तो ये बार बार जो पुत्रों का जो आना, क्रम से आना, वह निरंकुश और एक तरह से कहा जाए वंशानुगत, मतलब वंश दर वंश यहाँ पर तंत्र काम कर रहा है, प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा है। इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। जनता की जब भागीदारी हो जाएगी, यानी जनता जब राजा को हटा करके वहां पे अपने प्रतिनिधि भेजेगी और उन प्रतिनिधियों को जनता चुनेगी, तो लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लोक का मतलब ही होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है हम लोगों का प्रशासनिक सिस्टम। तो यह कंडीशन है लोगों का सिस्टम, जिसी के अपोजिट में लोकतंत्र का नाम आता है कि लोग शासन करें, अपने प्रतिनिधियों को चुने, वो जाकर के शासन करें यहाँ, उसके बाद से फिर से दूसरे आए। तो ये कंडीशन है। फिर इसमें गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र में या राजतंत्र में व्यवस्थाएं जैसी है उसी टाइप की यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी होता है, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब अभी बताए ही है सिस्टम। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि जो प्रशासन का हेड होता है, हेड की बात किया जाए, वह हेड बार बार जनता के द्वारा निश्चित समय के लिए हटाया जाता है और बैठाया जाता है। तो उसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं, क्योंकि पावर किसके पास है, जनता के पास। जनता ही उसको हटा रही है, बैठा रही है, तो पावर किसके पास, जनता के पास। तो यह कंडीशन क्या है, गणों का यह लोगों का यह तंत्र है, किसी एक व्यक्ति का तंत्र नहीं है, यही गणतंत्र है। जबकि राजा है क्या हुआ, एक बना है, उसके बाद से उसका लड़का, उसके बाद से उसका लड़का। तो जहां पर लोगों का तंत्र हो उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मीनिंग डिफिनीशन भी यही है कि वह तंत्र जिसका प्रमुख
बार बार निश्चित समय के लिए जनता के द्वारा चुना जाए और जनता के द्वारा ही हटाया जाए, या विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा चुना जाए और फिर उनको फिर सिस्टम में लाने के लिए फिर से चुना जाए। यदि 5 साल रहने के बाद से, 2 साल रहने के बाद से, 1 साल रहने के बाद से फिर से उन्हें उस पद पर आना है तो जनता उसको नियुक्त करेगी, अपने आप नियुक्त नहीं होंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है लोकतंत्र या गणतंत्र में कि पुनः अपने मन से आ जाए। यदि अपने मन से आ रहे हैं तो वहां पे लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्रात्मक संविधान नहीं है। तो यह कंडीशन है। लोकतंत्र में एक और भी विधा है जिसे गणतंत्र नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है वो राजा या महाराजा या महारानी होती है, वो एक बार चलता रहता है, जो कि वास्तविक पावर वहां पे संसद और प्रधानमंत्री कैबिनेट के पास होती है, वो बार बार चेंज होते हैं जनता के द्वारा। भारत में जो प्रशासन का या प्रमुख माना जाता है, पहला व्यक्ति माना जाता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति हम लोग जानते हैं कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं होता कि 5 वर्ष के लिए फिर से कहे कि मैं फिर से बैठ लेता हूं। उसको यदि बैठना है तो फिर से प्रॉपर वे में यदि जनता उसको चुनती है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है जनता के द्वारा, 5 वर्ष सेलेक्ट होकर के आना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा टाइम पूरा होते ही। तो यही क्या है, हम लोगों का गणतंत्र व्यवस्था है, गणतंत्रीय सिस्टम है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ा है। हालांकि मेन टॉपिक हम लोगों का संविधान ही है। हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, फिर संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया थी उसका अंतिम हिस्सा विशेषताओं के रूप में पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।